हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हालांकि ये बात आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हमने आपको कहा था कि क्लास 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज जो VBI क्वेश्चन होंगे, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने के चांसेस होंगे, उन सभी को हम कराएंगे। जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार, तो उन्हीं का हम प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं चैप्टर वाइज। निश्चिंत होकर आपको पढ़ाई करना है। ये वीडियो भले ही लंबा हो, परंतु इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको मैं कह सकता हूं कि इस चैप्टर का आपको सभी कुछ तैयार हो गया है। ठीक है, तो आप समझिएगा, एक एक बात को हम समझाएंगे, छोटी छोटी बातों पर भी हम डिस्कस करेंगे। जो कमजोर स्टूडेंट हैं, जिनको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता, जिनको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, परिभाषा समझ में नहीं आता, उनसे मैं खासकर कहना चाहूँगा, खासकर वो इस वीडियो में बने रहे हैं, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातों को बताता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है। ठीक है, जो हमसे पढ़ते होंगे ना उनको पता होगा ये बात। ठीक है, तो आपने पहले चैप्टर जो अब हमने कराया था, आज के इस वीडियो में तो हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इससे पहले वाला जो हमने वीडियो 1 शॉट का बनाया था उसको आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, प्यार किया, अच्छा आपने कमेंट भी किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छा कमेंट किया, अच्छा रिस्पॉन्स किया, और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने थोड़ा सा निगेटिव कमेंट किया। पर कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ 100 लोग अच्छा कमेंट करेंगे वहाँ पर 2-4 लोग तो मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यही कहेंगे कि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो 2-4 भी लोग हैं तो क्यों गलत कमेंट करें। अच्छा कमेंट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपके लिए तो दिख रहे हैं इतना। आपका ये चैप्टर हमें बनाने के लिए पहले तो 2-3 घंटा हमें खुद पूरा ढूंढना पड़ा है, समझना पड़ा है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन बताना चाहिए, कौन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप ही के लिए ना सब ये नोट्स बनाया जाता है, सब कुछ देख रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपके लिए बहुत ही सीरियस होकर यहाँ पे पढ़ाई कराया जा रहा है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको इतना मैं विश्वास दिला दूँ कि आप 1 घंटा यहाँ पे दे रहे हैं तो आपका 1 घंटा ज़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, बर्बाद नहीं होगा। आप अच्छे से बस पढ़ाई करते रहिए। तो देखिए, एक हमने यहाँ पे हमने लिख दिया है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता VBI क्वेश्चन 2024, और यहाँ पे लिखा है चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमने करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा 1 शॉट का फिजिक्स का, उस पर क्लिक करेंगे, आपको जितना वीडियो चाहिए वो सब मिल जाएगा। हमने सबसे पहला क्वेश्चन ले लिया है, संधारित्रों की धारिता का परिभाषा लिखिए। और ये 2014 में, 15 में, 20 में पूछा गया है। नीचे आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आता है, आप सबसे पहले सिंपल वे में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे हल, या उत्तर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया कि संधारित्रों की धारिता की परिभाषा लिखिए। अब ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि केवल यहाँ पे धारिता का परिभाषा पूछा तो आप परिभाषा ही लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है। परिभाषा के साथ साथ मात्रक लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, बीमीय सूत्र, सब कुछ डिटेल में लिखना होता है। ठीक है ना, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा, नहीं तो 2 नंबर की जगह पे 1 ही नंबर दे दिया जाता है। तो इसलिए मैं लिखूंगा, सबसे पहले आप लिखेंगे धारिता। ठीक है, तो समझिएगा, धारिता किसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो हम इसका परिभाषा लिखेंगे। तो धारिता का सबसे पहले अर्थ क्या होता है, तो धारिता का अर्थ होता है कि आवेश को धारण करने की क्षमता। ठीक है जी, सबसे पहली बात इसके अर्थ पे यदि हम बात करें कि धारिता किसे कहते हैं, धारिता जो शब्द है वो धारण करने से आया है। तो वही बात कहा जा रहा है कि धारण करना, परंतु किसको धारण कर रहा है। धारण मतलब होता है स्टोर करना अपने अंदर। तो किसको स्टोर कर रहा है, तो आवेश को धारण कर रहा है। तो आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है वही धारिता कहलाता है। बट ये इसका परिभाषा नहीं हुआ, ये तो इसका अर्थ हुआ। परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से करते हैं या हम फिगर से करते हैं। तो चलिए हम फॉर्मूले से इसका परिभाषा करते हैं। ठीक है, और रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझ कर याद करना है। समझे रहेंगे तो हमेशा कहीं भी आप रहेंगे, समझा भी सकते हैं और कभी भी आपको याद रहेगा। तो धारिता का फॉर्मूला होता है C=Q/V। ये बात आप याद रखेंगे। संधारित्र C=Q/V होता है। ये Q आप छोटा भी लिख सकते हैं, स्मॉल Q या कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, आवेश है।
V क्या है, विभव है, और C क्या है, धारिता है। आप समझते हैं, सपोज डेट यदि जो विभव है, ठीक है, विभव है जो V का मान उसे हम 1 ले लेते हैं, मतलब इकाई ले लेते हैं, इकाई कहें व 1 कहें या एकांक कहें, मतलब V का मान यदि हम 1 ले लेते हैं तो उस समय जो C होगा वो Q के बराबर हो जाएगा, मतलब धारिता जो होगा वो आवेश के बराबर हो जाएगा। तो उस समय जो धारिता होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। Q क्या है, आवेश है, और C क्या है, धारिता है। समझ गए? तो देखिए यहीं से हम परिभाषा क्या कहेंगे, हम परिभाषा कहेंगे, ध्यान से समझेंगे, ये क्या है, धारिता होगा वो किसी न किसी चालक का ही तो धारिता होगा ना। देखिए आवेश को कौन ग्रहण करता है, हमने कहा आवेश को धारण करने की क्षमता, तो आवेश को धारण करेगा तो कौन करेगा, चालक ही ना करेगा। तो वही बात है, यहाँ पे चालक की धारिता होती है, तो हम कहेंगे किसी चालक की, कोई भी चालक तार है तो किसी चालक की धारिता आवेशों की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक हो। मतलब विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, तो वही कह रहे हैं जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक हो। समझ में आया? उसे हम धारिता कहते हैं। परिभाषा हम कह रहे हैं किसी चालक की धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक हो। समझ गए? तो यही है इसका परिभाषा। या हम इसको फिगर से भी समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। मान लेते हैं सपोज डेट ये एक चालक तार है, ठीक है, ये एक चालक है, मैं यहां पे लिख दूं चालक, समझिएगा। अब मान लेते हैं इस चालक का जो विभव है, ठीक है, मान लेते हैं इस चालक का विभव है 15 वोल्ट, ठीक है। तो इस चालक पर मान लेते हैं कोई Q आवेश होगा, ठीक है, तो Q आवेश है तो इसका विभव है मान लेते हैं 15 वोल्ट। अब इसको 15 वोल्ट है ना इसका विभव, तो 15 से हमें क्या करना है, मान लेते हैं सपोज डेट हमें 16 वोल्ट इसका करना है, 16 वोल्ट विभव करना है। मतलब हम किसने की वृद्धि कर रहे हैं, 1 वोल्ट की वृद्धि हमें करना है, ठीक है। तो 1 वोल्ट के वृद्धि करने के लिए 15 से 16 वोल्ट करने के लिए मतलब 1 ही वोल्ट का ना वृद्धि कर रहे हैं, तो 1 वोल्ट के वृद्धि करने के लिए हमें जितने आवेश की आवश्यकता होती है, जितने आवेश की आवश्यकता होती है उस आवेश को ही हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। समझ में आया हमने क्या बात बताया? तो हमने यही कहा किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जितना हमने डीप में समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा हम लिख देते हैं, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे, परिभाषा हम यही लिखेंगे, किसी चालक की, ये इधर से की नहीं रहेगा, किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है, उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए, विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। उसे धारिता कहते हैं, या आप लिख सकते हैं उसे धारिता कहते हैं। या तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, नहीं भी चाहें तो आप यहीं पे न कह दिए किसी चालक की धारिता, तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, ये लाइन नहीं भी लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक इसका परिभाषा हो जाएगा। फॉर्मूला आपने समझ ही लिया, फिगर से भी हमने समझा ही दिया कि किसी चालक की धारिता आवेशों की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अब इसमें 3 चीजें आती हैं जो मुख्यतः आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों, बहुविकल्पीय प्रश्न क्यों छूट जाता है?
इन्हीं तीनों के कारण ज्यादातर आपसे पूछ लिया जाता है मात्रक, और दूसरा पूछ लिया जाता है राशि, और तीसरा एक और पूछा जाता है इसका बीमीय सूत्र या बीमा हम कह सकते हैं। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। जहां तक बात है मात्रक की, तो धारिता का मात्रक होता है फैराडे। ठीक है, फैराडे एक और याद रखेंगे, एक और परिभाषा मात्रक याद रखेंगे जो होता है कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट। आप कहेंगे सर ये कहाँ से आया, तो देखिए आवेश का मात्रक होता है कूलाम, अब विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट भी हम कह सकते हैं। तो याद रखेंगे फैराडे कहीं ऑप्शन में देगा, कहीं कूलाम प्रति वोल्ट दे सकता है, दोनों आपको याद रखना है। राशि पे बात करें तो यह एक अदिश राशि होता है। ठीक है, अदिश राशि मतलब इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। डीप में डिस्कस करना है तो आप जाकर पढ़ सकते हैं, 11th में हमने पढ़ाया भी है। बीमा पे यदि बात करें तो इसका बीमीय सूत्र आपको याद रखना है M-1 L-2 T2 A2। ये आप याद रखेंगे, ये इसका क्या होता है, बीमीय सूत्र होता है M-1 L-2 T2 A2, ये इसका बीमीय सूत्र है। तो ये हुआ धारिता के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन। यदि आपसे 3 नंबर में पूछता है, एक और हमने क्वेश्चन देखा था इसके साथ साथ, मतलब धारिता का परिभाषा के साथ साथ आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया था और 5 नंबर का पूछा गया था, वो हम आगे अभी आपको कराएंगे। ठीक है, 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल हम अंत में कराएंगे। पहले जो छोटा छोटा टॉपिक है जो 3 नंबर में 2 नंबर में पूछे गए हैं, उन सभी को मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे के टॉपिक को हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये हम दूसरा क्वेश्चन एक ले लिए हैं। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल सा ही है, बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको भी छोड़ के चले आते हैं। ये 2022 में आपके पूछा गया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि 1 फैराडे वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अभी मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या आपको ये क्वेश्चन दिया जाए तो क्या आप इसको हल कर पाएंगे? यदि कर पाएंगे तो आप वीडियो को अभी रोकिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रोकिए, आप थोड़ा सा 2 मिनट आप इसको हल करने में लगाइए। कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए हैं तो मैं यहाँ पे हल करा रहा हूँ, निश्चिंत रहना है। बट अगर आपको ये कंफर्म है ना, मान लेते हैं आप सोच रहे हैं कि आ जाएगा, नहीं आ रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो उसके हल्के में नहीं लेना चाहिए। पूरा मन लगाकर, जोर लगाकर आप इसको तैयारी करना है और ध्यान से समझना है छोटी छोटी बातें। सबसे पहली बात तो हल लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया कि 1 फैराडे वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात हमने कहा था कि न्यूमेरिकल पढ़ते समय 2-3 बार न्यूमेरिकल को पढ़िएगा, और सबसे पहला यही आपका टारगेट है कि आपको किस चीज का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कहा गया चालक की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए, मतलब चालक की त्रिज्या, हमें त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, ये बात पता चल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 फैराडे कह रहा है, तो ये 1 किसका मान है? तो कभी भी 1 के बाद जो लिखा होता है फैराडे, फैराडे किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है, सॉरी विद्युत धारिता का मात्रक। तो इसका मतलब ये 1 जो है वो विद्युत धारिता का, मतलब धारिता का क्या है? मान है। तो हम यही लिखेंगे दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। दिया है के बाद हम क्या लिखेंगे? धारिता। धारिता C इक्वल टू कितना दिया है? 1 फैराडे दिया है, तो फैराडे को 1F लिख सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब मैं आपसे कह दूं कि गोलीय चालक की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या आपको पता है? नहीं पता है तो याद कर लीजिए। वैसे तो मैंने चैप्टर वाइज फॉर्मूले भी आपको बताए हुए हैं, पूरे फिजिक्स का हमने फॉर्मूला कराया हुआ है, और न्यूमेरिकल भी हमने सेशन स्टार्ट किया, वो न्यूमेरिकल हम आगे स्टार्ट भी कर रहे हैं। और ये 5वां वीडियो उसका हमने कुछ ही दिन पहले कराया हुआ है। और भी जो न्यूमेरिकल का सेशन है पूरे हम संपूर्ण किताब से करा रहे हैं, तो आगे स्टार्ट है तो वो चलता ही रहेगा। उसके साथ साथ ये भी हम जो 1 शॉट वीडियो ये भी हम चलाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम समझिएगा गोलीय चालक की त्रिज्या, फॉर्मूला आप तैयार कर लीजिएगा। गोलीय चालक की त्रिज्या,
अब गोलीय चालक की त्रिज्या होता है r, तो गोलीय चालक की त्रिज्या कैपिटल R, सॉरी गोलीय चालक की त्रिज्या कह रहा है ना, तो देखिए गोलीय चालक की त्रिज्या का तो फॉर्मूला हमें नहीं पता है, परंतु गोलीय चालक का हमें धारिता पता है। तो गोलीय चालक की धारिता, और धारिता के लिए हमने फॉर्मूला बताया था जो है C=4πε0 इंटू r बताया था, और जहाँ पर 4πε0 ये एक नियतांक है, r क्या है यहाँ पे, r ही तो है गोलीय चालक की त्रिज्या। तो r का मान ज्ञात करना है, तो सिंपल वे में हम r को लिख देंगे, और ये सभी इधर गुणा में है, इधर आएगा तो c पर भाग कराएगा, तो ये C/4πε0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब चाहे हम इसी को समझिएगा, यहाँ पे हम चाहें तो 1/4πε0 लिख सकते हैं, इंटू सी लिख सकते हैं। सी अभी 1 में गुणा कराएगा तो वही बात होगा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इतना का मान हमें पता है, क्या होता है 9 × 10⁹। ये तो बेसिक बात है कि ये एक नियतांक का मान होता है इतना, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। ठीक है, और उसके बाद गुणा देंगे, सी का मान हमें पता है 1 है, तो 1 हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से हम r लिखेंगे, 1 का गुणा इसमें होगा तो वही होगा 9 × 10⁹। ठीक है, ये हमने लिख दिया, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है जो गोलीय चालक की त्रिज्या कह रहा था। तो देखिए ये इजी क्वेश्चन था, परंतु इसमें दो चीज़ें आपको ना पता हो, तो सबसे पहली बात कि क्वेश्चन ना समझ में आए तो इसको हल नहीं कर पाएंगे, और दूसरा मान लेते हैं क्वेश्चन समझ में भी आ गया, परंतु अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तब भी आप हल नहीं कर पाएंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका टूल्स है, एक औजार है जिसका आपको प्रयोग करना ही होगा, और वो सब कुछ आपके पास होना ही चाहिए। तो फॉर्मूले में विशेषकर कहूँगा कि चैप्टर वाइज फॉर्मूले तैयार कर लीजिएगा, और चैप्टर वाइज नहीं तो पूरे फिजिक्स का हमने फॉर्मूला बताया है एक वीडियो में, तो उसको पढ़ लीजिएगा। आप YouTube पर लिखेंगे क्लास 12 फिजिक्स ऑल फॉर्मूला ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे तो फिजिक्स का फॉर्मूला आपको सब मिल जाएंगे, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर मान लेते हैं केमिस्ट्री का पढ़ना है, लिखिए क्लास 12 केमिस्ट्री ऑल फॉर्मूला ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, केमिस्ट्री का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। तो देखिए हमने तीसरा एक क्वेश्चन ले लिया है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसका बीमा लिखिए, जो क्वेश्चन 2015 में, 17 में, 20 में पूछा गया है। तो ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इन सभी को, तो ये तो इस चैप्टर का बेसिक है, तो इसको तो बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। क्या पता इसको कब पूछ लिया जाए, तो जिस पर भी हमें संदेह है कि ये पूछा जा सकता है उसको भी हम पढ़ेंगे, और जो कंफर्म है कि ये पूछेगा उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 90+ लाना है, तो इसलिए हमें पूरा डीप में हमें पढ़ाई करनी होगी, तो हम ऐसा ही करा रहे हैं आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको हल लिख सकते हैं या आंसर आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले विद्युत विभव कहा गया, देखिए वैद्युत विभव कहे या विद्युत विभव, दोनों बात एक ही है। अब समझते हैं, सबसे पहली बात विद्युत विभव का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो यदि आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा, ये सब तो बेसिक है ना, तो ये तो सब पता होगा। नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से समझेंगे। विद्युत विभव का सिंपल सा अर्थ होता है कि आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक। ठीक है, कि आवेश किस दिशा में प्रवाहित होगा इसको बताने वाला जो कारक होता है वही विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कि आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक। ठीक है, यही सब चीजें, छोटी छोटी चीजें ही ना आपको सभी स्टूडेंटों से अलग बनाएंगे, इसलिए डीप में डिस्कस किया जाता है। जैसे मान लेते हैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको परिभाषाएं याद होंगी बट उनको अर्थ नहीं पता होगा।
इसलिए जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो इतना बेहतर बने, इतना अच्छा बने कि वो अपने पूरे स्कूल में, पूरे अपने जो ट्यूशन है उन सभी में सबसे वो तेज रहें। खासकर साइंस और केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में खासकर वो तेज रहें, क्योंकि ये तो मेरा मुख्य सब्जेक्ट है जिसको हम आपको करा रहे हैं। तो आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक, समझ रहे हैं कि आवेश किस ओर से किस ओर प्रवाहित होगा, समझ गए। अब मान लेते हैं, सपोज डेट मैं आपसे बता दूं, थोड़ा सा इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर लेते हैं। मान लेते हैं ये दो आवेशित पिंड है, मान लेते हैं इस पिंड पर 100 कूलाम आवेश है, ठीक है, और इस पिंड पर मान लेते हैं 50 कूलाम आवेश है। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए आवेश किस ओर से किस ओर प्रवाहित होगा। तो आप कहेंगे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट कहेंगे कि सर आवेश ये अधिक है और ये कम है, तो आवेश इधर से इधर प्रवाहित होगा, परंतु ऐसा नहीं है। आवेश भले ही इधर से इधर प्रवाहित होगा, परंतु हम इसकी मात्रा को देखकर, आवेश की मात्रा को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि आवेश इधर से इधर प्रवाहित होगा। आवेश को किस पर हम देखकर बता सकते हैं कि आवेशों पर विभव कितना है। मतलब हम इसका मान लेते हैं ये 100 कूलाम वोल्ट है, 100 कूलाम आवेश है, इसका विभव मान लेते हैं 50 वोल्ट है, ठीक है, इसका मान लेते हैं 70 वोल्ट है। ऐसा मतलब होगा तो नहीं, मान लेते हैं कि इसका 50 वोल्ट है, इसका विभव 50 वोल्ट है और इसका 70 वोल्ट है। तो तब हम कंफर्म कह सकते हैं कि आवेश इधर से इधर प्रवाहित होगा। मतलब हम क्या आपको समझाना चाहते हैं, हम ये समझाना चाहते हैं कि आवेशों की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है कि आवेश इधर से इधर प्रवाहित होगा, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उस आवेशित पिंड का विभवांतर, मतलब विभव कितना है। तो जिसका विभव अधिक होगा, इसका विभव अधिक है, इसका कम है, तो कंफर्म है कि इधर से आवेश इधर ही प्रवाहित होगा। अब मान लेते इसका मान लेते 80 है और इसका 70 है, तब आवेश इधर प्रवाहित होगा, समझ गए। तो आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला जो कारक होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हमने डीप में डिस्कस किया हुआ है, अब पता नहीं आपको समझ में आया है या नहीं, बट यदि समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मतलब आगे जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सब डिस्कस किया जाता है जब डीप में हम चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं, तो वो तो हमने चैप्टर वाइज आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है, तो आप पढ़ सकते हैं उसमें। परिभाषा हम देख लेते हैं। देखिए परिभाषा हम यहाँ पे लिखते हैं। परिभाषा को हम दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला हम समझते हैं इसके फॉर्मूले से। फॉर्मूला होता है V=W/Q, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब समझते हैं W यहाँ पे क्या है, कार्य है, Q क्या है, आवेश है, और ये क्या है, विभव है। विभवांतर का भी फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो ये विभव, अब समझिएगा, सपोज डेट यदि Q को 1 ले लेते हैं, 1 कूलाम आवेश ले लेते हैं, ठीक है। मतलब यदि हम आवेश को 1 कूलाम मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं, एकांक मान लेते हैं, एक को तो एकांक कह सकते हैं ना, तो मतलब एकांक आवेश को हमने ले लिया है। तो यदि इसका मान यदि 1 हो जाए तो V होगा वो W के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विभव होगा वो कार्य के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं परिभाषा कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एकांक आवेश पर, देखिए एकांक 1 लिए है इसका मान, तो एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। समझ में आया परिभाषा। हम कह सकते हैं कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो इसमें एक और बात आती है कि किस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं। एकांक आवेश पर किया गया कार्य, परंतु किस प्रकार का कार्य हो रहा है यह हमें भी बताना होगा ना। परिभाषा में तो सब कुछ कंफर्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे कह दिया हमने कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, परंतु किस प्रकार का कार्य, तो वो भी हम समझ लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र है, समझिएगा थोड़ा सा, ये सपोज दैट एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एकांक आवेश को ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने एकांक आवेश को ले लिया है, मतलब इसका मान है 1, ठीक है। ये क्या है, एकांक आवेश, इसको हम परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं। तो एकांक आवेश को लिया है और कहाँ पर है, ये अनंत पर है, तो इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर
हम कह रहे थे कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। कार्य क्या हो रहा है कि एकांक आवेश जो है वो अनंत पर है, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, मान लेते हैं ये ए बिंदु है, तो किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है, W क्या है, वर्क है, कार्य। तो वही हम कह रहे हैं, परिभाषा ध्यान से समझिएगा। आप कहेंगे ये परिभाषा हमने शॉर्ट में बताया था परंतु ये पूरा नहीं हुआ, पूरा तो हम यहीं से परिभाषा कह रहे हैं। हम कहेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आप यही बात लिखेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा आपने समझ लिया। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। फॉर्मूला समझ लिया। फिगर आप बना सकते हैं साइड में, नहीं बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए आप बना सकते हैं। इसमें भी 3 बात आप याद रखेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। पहला मात्रक, दूसरा राशि और तीसरा आप बीमा याद रखेंगे। ठीक है, जहां तक मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। ये पहला मात्रक हम बता रहे हैं कि विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। दूसरा होता है जो है जूल प्रति कूलाम। अब मैं कहूंगा आपसे कि ये दोनों मात्रक आपको विशेषकर याद रखना है। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम हमने कह दिया। जहां तक राशि की बात करें तो यह एक अदिश राशि होता है। ठीक है, विद्युत आवेश क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बीमा। तो जहां तक बीमा की हम बात करें तो बीमा भी आप याद रखेंगे कि ML2 T-2 A-1। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने बीमा बता दिया, ML2 T-2 A-1 होता है। तो ये हुआ आपका बीमीय सूत्र। मैं आशा करता हूं कि इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही समझते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम करेंगे, तो स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन को। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा एक न्यूमेरिकल, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे क्वेश्चन है, ये कितनी बार पूछा गया है। तो चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 10 pF लिखा गया है, मतलब पिको फैराडे। ठीक है, तो 10 pF का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। तो संधारित्र में कितने स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है, यह आपसे क्वेश्चन कह दिया। सबसे पहली बात तो आपको पता होगा ना कि क्या हमें ज्ञात करना है, इसको पता लगाना है। तो यहाँ पे लिखा गया है तो संधारित्र में, मतलब संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है, मतलब वैद्युत ऊर्जा संचित है, मतलब वैद्युत ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है। मतलब संधारित्र की संचित ऊर्जा, कह रहा है ना वैद्युत ऊर्जा संचित है, तो इसका मतलब संधारित्र की संचित ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहली बात समझ में आ गया। तो यही सब कुछ आपको समझना होता है। सबसे पहली बात देख रहे हैं, घुमा कर कह दिया है, ये सिंपल में नहीं कह दिया तो संधारित्र की संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ऐसा नहीं कहा। कह रहा है तो संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है, इस प्रकार कहा गया।
तो यही होता है कि क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमा के कहता है। अब कोई सोच रहा होगा कि सीधा सीधा हमें क्वेश्चन मिल जाए, ये बता दे कि ये ज्ञात करना है, तो ऐसा बिल्कुल मतलब मुश्किल होता है। बहुत ही कम ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पे कहा जाता है, अधिकतर तो घुमाकर ही कहा जाता है। तो चलिए हम हल करते हैं इसको। इसमें हम लिखेंगे दिया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 10pF लिखा है, मतलब फैराडे, पिको फैराडे का एक संधारित्र। तो ये किसका मान है? पिको फैराडे। फैराडे किसका मात्रक होता है? धारिता का मात्रा। तो इस सिंपल में हमने कहा था ना कि धारिता को आपको देखना है, मतलब इसका मात्रक देखना है क्या है। तो धारिता C = क्या लिखा गया है? 10 पिको फैराडे। तो PF हमने लिख दिया। अब इसको पिको फैराडे को फैराडे में हम चेंज करेंगे। तो पिको का हम कैसे चेंज करते हैं? तो 10 है तो 10 हमने लिख दिया, और 10⁻⁻12 से हम गुणा करा देते हैं। तो ये पिको फैराडे में केवल चेंज हो जाता है, तो F हमने लिख दिया फैराडे। ठीक है, तो ये हमारा संधारित्र का सबसे पहले मान हमने ज्ञात कर लिया। सॉरी, संधारित्र नहीं, धारिता का मान। अब दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। तो ये किसना 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का। तो इसका मतलब विभव का मान दिया है, V का जो मान दिया है वो 50 वोल्ट दिया है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, मतलब संधारित्र की संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। संधारित्र की संचित ऊर्जा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, तो इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, संधारित्र की संचित ऊर्जा का फॉर्मूला मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको याद है? नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ U = ½ ये एक फॉर्मूला होता है संधारित्रों की संचित ऊर्जा का। ऐसा नहीं है कि संधारित्रों की संचित ऊर्जा का यही फॉर्मूला होता है, 3 इसका फॉर्मूला होता है। 3 रूपों से हम फॉर्मूला कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे Q CV के रूप में है, कहीं CQ के रूप में होगा, और कहीं VQ के रूप में होगा। तो इस प्रकार अलग अलग रूपों में है। मैं यही कहूँगा कि संधारित्रों की संचित ऊर्जा ब्रदर सर इतना लिख के सर्च करेंगे तो ये टॉपिक आ जाएगा जिसमें हमने ये सब कुछ कराया हुआ है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब मान हम रखते हैं सिंपल वे में, चलिए हम इधर ही रखते हैं। तो U, उसके बाद हाफ हमने लिख दिया। उसके बाद C का मान क्या है? 10 × 10⁻⁻12। उसके बाद V का मान है 50, तो ये हम लिख देते हैं V का मान है 50, और इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो समझ गए। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक तो है, कोई भी संख्या के ऊपर एक होता है, तो एक है। तो U = ये 1/2। अब देखिए ये 10⁻1 है, ये 10⁻⁻12 है। हर समान हो तो घातों को जोड़ लेते हैं। तो -12 में से एक चला गया तो कितना हो जाएगा? 10⁻−11 हो जाएगा। अब समझते हैं, ये 50 का होल स्क्वायर का मतलब है कि 50 है और फिर से एक और 50 है, यह है कि नहीं? बिल्कुल है, यह है। अब समझते हैं U = ½ हम लिख सकते हैं, फिर से ये 10⁻−11। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे हल करने का सबसे सिंपल तरीका कि 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 10 लिख सकते हैं, 5×10 50 लिख सकते हैं ना। और फिर से इसको भी हम लिख सकते हैं 5 × 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए कुछ ये 10 है तो 10 के ऊपर एक होगा, इसके ऊपर भी एक घात होगा। ठीक है, अब समझिएगा ये 5 × 5 = 25 होता है, 5 × 5 = 25। तो ये 25 जाकर 5 × 5 = 25, अब 25 से कम में 25, तो ये 25 हो गया, तो 25/2 हमने लिख दिया। उसके बाद ये 10⁻−11 है, और ये देखिए 10 दोनों हर समान है, घातों को जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻2 हो जाएगा, होगा। अब समझिएगा -11 में से 2 गया तो -9 बचेगा, तो ये 25 हमने लिख दिया /2 और 10⁻−9 हमने लिख देते हैं। अब उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, 2 से हम 25 को काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 × 1 = 2, नहीं ऐसा नहीं, काटेंगे तो कितना आएगा? 2 × 1 = 2, 2 दूना 4 मतलब 12, और फिर से 1 आएगा तो 2 × 5 = 10, 12.5
और गुणा 10⁻⁻⁹ ये आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो ये हमने लिख दिया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका संधारित्रों की संचित ऊर्जा का मान होगा 12.5 × 10⁻⁹ जूल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हल करते हैं। ये फॉर्मूला आप नोट्स में लिख लीजिएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आगे आपको होमवर्क भी दूंगा इन सभी टॉपिक पे। तो न्यूमेरिकल को आगे आप जब देखेंगे ना, तो अभी तो ये 3 नंबर वाला सब न्यूमेरिकल चल रहा है, 3 नंबर वाले टॉपिक। आगे और भी आप बढ़ेंगे तो 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के जो क्वेश्चन है उन सभी को हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन आपको साइड में नीचे फोटो दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देख रहे हैं 2015 में, 17 में, और ये शायद 1 से 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सा टॉपिक है, ये भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि पता नहीं इस बार भी कहीं पूछ दे तो पता होना चाहिए। ठीक है, जिस पर भी थोड़ा सा संदेह है कि ये पूछा जा सकता है, उन सभी को हम देखेंगे। तो हम देख भी रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। समविभव पृष्ठ, तो सिंपल सा हम इसका परिभाषा कर देंगे। ठीक है, क्या तात्पर्य का मतलब सिंपल में हम परिभाषा कर देंगे। सिंपल में अगर क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे समविभव पृष्ठ। ठीक है, इस प्रकार हेडिंग आपने डाल दिया। उसके बाद अब हम इसको परिभाषित करेंगे। परिभाषा हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है समविभव पृष्ठ। सम मतलब समान होने का यहाँ पे अर्थ कहा जा रहा है। विभव मतलब विभव है, और पृष्ठ मतलब कोई ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद परिभाषा करेंगे अच्छे से। मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ है, मान लेते हैं कैसा भी पृष्ठ हो सकता है, हमने गोलीय ले लिया। ठीक है, तो गोलीय पृष्ठ है, मान लेते हैं इस पर आवेश है Q। तो ये एक आवेशित पिंड हम कह सकते हैं, ये एक आवेशित पिंड है, या आवेशित वस्तु है, या आवेशित पृष्ठ है। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी आवेशित पिंड के प्रत्येक बिंदु पर, कोई भी यहाँ पे हम कोई भी बिंदु ले सकते हैं, तो किसी आवेशित पिंड के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विभव का मान समान हो। विभव का मान क्या हो, समान हो, मतलब क्या हो, इक्वल हो प्रत्येक बिंदु पर। मान लेते हैं इस बिंदु पर विभव का मान है, मान लेते हैं 5 वोल्ट, तो इसका मतलब इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, सभी पर 5-5 वोल्ट होगा। समझ पा रहे हैं। तो यही बात कहा गया। परिभाषा आप ध्यान से सुनिए। आप कहेंगे, मतलब आप ऐसे कहेंगे कि ऐसा आवेशित पिंड जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उस पिंड को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं, या उस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। समझ में आ गया। आप क्या कहेंगे, देखिए पिंड कहें या पृष्ठ आप कह सकते हैं, क्योंकि पिंड है, कोई वस्तु है, तो वस्तु के ही तो ऊपर सतह होगा ना। समझ पा रहे हैं। तो वही बात कह सकते हैं, पिंड कहें या पृष्ठ कह दें। तो आप कहेंगे कोई ऐसा आवेशित पृष्ठ, चलिए हम पृष्ठ ही कहते हैं, तो कोई ऐसा, मतलब आप कहेंगे ऐसा आवेशित पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। मैं लिख दे रहा हूं परिभाषा, आप लिख लीजिए। आप लिखेंगे ऐसा आवेशित पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समविभव पृष्ठ का परिभाषा लिख दिया है। ये इसका सिंपल में फिगर है, बनाने की जरूरत नहीं है, हमने समझाने के लिए बना दिया।
तो ये भी पूछा गया था, छोटा सा टॉपिक है, बट मैंने सोचा कि ये भी हम पढ़ लेते हैं, क्यों कोई भी टॉपिक छोड़ें, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन वो 4 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर 5 हमने क्वेश्चन को देख लिया है। आगे के जो क्वेश्चन है इन सभी को हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब 10 हमने क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है। अब सबसे पहली बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपसे 4 नंबर में या 5 नंबर में पूछे गए हैं और ये सभी बड़े बड़े डेरिवेशन हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहला हमने छठा क्वेश्चन लिया है कि सिद्ध कीजिए कि अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर, सॉरी यहाँ पे निरक्षीय होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। तो निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है। ये एक सिद्ध करने वाला है, प्रूफ करने वाला है, मतलब निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करना है, ठीक है। 2015 में पूछा गया, 16 में, 18 में। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसको मैं कराऊंगा 20 मिनट टाइम लगेगा। अगर एक एक को कराऊं तो 20 मिनट, किसी में 25 मिनट, किसी में 15 मिनट, ऐसे टाइम लेंगे। तो ये सभी टॉपिक हमने सब कुछ पहले ही करा दिया है। मैं कहूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा फिजिक्स का, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। आप कुछ ही वीडियो नीचे जाएंगे तो आपको सब वीडियो मिल जाएंगे, या आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। समझ गए। अगला आता है 7वां क्वेश्चन। कह रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष कहे या अनुदैर्ध्य स्थिति कहे या अक्षीय स्थिति कहे, तो वही बात है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। और 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब सिंपल में क्या है कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पर लिखेंगे अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिए, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ने का जो मन होगा ना, तो कोई स्टूडेंट कैसे भी ढूंढ कर पढ़ सकता है, समझ गए ना। तो आपके पास बहुत सारे मार्ग हैं, लिंक है, सर्च करने आपको आना चाहिए, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, ये फॉर्मूला उसमें दिया गया है। मतलब सिंपल में कहना, तो आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, एक ये भी होता है, ये भी होता है, एक और फॉर्मूला होता है, तो प्राप्त कीजिए। मतलब ये फॉर्मूला प्राप्त करना है, जहां चालक की धारिता C है, चालक पर आवेश Q है और उसका विभव भी है। 16 में, 17 में, 20 में और 23 में, मतलब अगली साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब सिंपल में कहें, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चालक की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। और ये एक डेरिवेशन है जो हमने पहले ही करा दिया है। आप लिखेंगे कि आप इतना ही लिखिएगा कि चालक की स्थितिज ऊर्जा ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। समझ गए। अगला आता है 9th हमारा क्वेश्चन। ये देखिए कितनी बार पूछा गया है। कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए और इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये एक डेरिवेशन है कि समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो 2015 में, 16 में, 17, 18, 19, 20, 21 में नहीं पूछा गया है, 22, 23, मतलब 15 से 23 साल, मतलब 23 में पूरा इन सभी के बीच में पूछा गया है, बस 21 में नहीं पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लीजिएगा। पढ़ना चाहते हैं तो आप लिखिए समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिए, वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। अब देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन आता है, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है और विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। ये बहुत ही मतलब विभव प्रवणता को तो परिभाषा आप इजी वे में दे सकते हैं, परंतु विद्युत क्षेत्र की मतलब विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित करने में आपको डीप में बताना होगा, ठीक है। तो डीप में हमने डिस्कस कर लिया है, एक टॉपिक इस पर भी हमने बनाया हुआ है। आप केवल लिखेंगे विभव प्रवणता ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो हमारा मिल जाएगा, उसमें आप जाएंगे, डीप में डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमने सिद्ध भी कराया है विभव प्रवणता का परिभाषा
परिभाषा भी बताया है और विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध भी बताया है। तो आप जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2018 में 20 में पूछा गया है। अगर आप सिंपल में चाहें कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो देखिए विभव प्रवणता का केवल परिभाषा भी 2020 में पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए विभव प्रवणता का सूत्र होता है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ साइड में, देखिए इसको आप याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विभव प्रवणता, ठीक है। विभव प्रवणता इक्वल टू होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, ठीक है जी। तो देखिए ये हमें फॉर्मूला एक बता दिया विभव प्रवणता का। अब यहीं से हम इसका परिभाषा कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपल में परिभाषा क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में मतलब वैद्युत क्षेत्र जिस दिशा में होगा उसी दिशा की बात हो रही है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब डीप में जाएंगे, इस टॉपिक को लिखिएगा विभव प्रवणता ब्रदर सर, तो उसमें हमने डीप में डिस्कस किया हुआ है। परिभाषा याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। इसी को अगर संकेत रूप में लिखे तो विभव प्रवणता को ई से दर्शाते हैं, ई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब माइनस कहाँ से आया, यहाँ पे हमने माइनस नहीं दिया, यहाँ पे संकेत में माइनस दे दिया। ये भी आप इस टॉपिक को पूरा डीप में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, समझ गए। तो आप भी आप YouTube पे लिख सकते हैं विभव प्रवणता ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। तो अभी तक हमने कितना देख लिया, 10 क्वेश्चन देख लिया। अब देखिए और भी आपके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं आपको बता दूं। और एक 11, 12, 13, देखिए 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ये तीनों जो न्यूमेरिकल हैं ये आपके 3 नंबर, 4 नंबर और एक न्यूमेरिकल है जो 5 नंबर में पूछा गया है। तो हम इन तीनों न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए और उसके बाद पढ़ाई कीजिए, ठीक है। समय बहुत ही कम बच गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपना 4 नंबर वाले न्यूमेरिकल को। तो देखिए हमने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे ले लिया है, ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे कहा गया है दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कीजिए, और उसके बाद हमें एक फिगर दे दिया है। अब इस फिगर को ही समझकर हमें संधारित्रों की संचित आवेश की गणना हमें करना है। 2014 में, 19 में, 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। मैं यही कहूँगा कि सबसे पहली बात यह है कि इस टाइप के क्वेश्चन को मैं करा दे रहा हूँ, इसके बाद इस टाइप के जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन है उन सभी को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका तैयार होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस पे है न्यूमेरिकल, तो ये आपका काम है। चलिए हम हल करते हैं। अब एक एक बात को समझेंगे। हमें कह दिया है कि संधारित्रों की संचित आवेश का मान ज्ञात कीजिए। अब आवेश, संधारित्रों के संचित आवेश का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम इतनी बात जानते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। ये बात हम जानते हैं। संधारित्रों की मतलब संधारित्र बराबर आवेश बटे क्या होता है, विभव होता है। अगर हम आवेश का मान निकालें तो आवेश Q इक्वल टू C भी हो जाएगा। तो समझ के हमें क्या पता है, यहाँ पे क्या है ना, संधारित्रों की संचित आवेश का मान ज्ञात करना है। ये क्यू क्या है, आवेश ही है। तो आवेश का मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले धारिता का मान पता होना चाहिए और विभव का मान पता होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 धारिता का मान है। देखिए माइक्रो फैराडे, फैराडे किसका मात्रक होता है, धारिता का। तो 4 माइक्रो फैराडे और 6 माइक्रो फैराडे, यहाँ पे 2 माइक्रो फैराडे दिया है। और उसके बाद विभव का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 20 वोल्ट दिया है, विभव का मान यहाँ पे मतलब ई का मान यहाँ पे दिया हुआ है।
अब थोड़ा सा कुछ चीजें हैं, ये ई क्या है, विभव प्रवणता का मान है 20 वोल्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा, ये 4 ओम है, ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का, और ये 5 ओम है, तो ये आर का मान दिया है, ये सी का मान दिया है, ये ई का मान दिया है, और ये भी 1 ओम है, तो इसका मतलब ये भी प्रतिरोध का मान दिया है। तो हमारा टारगेट है कि भी का मान ज्ञात करना। तो जो जो हम ज्ञात कर रहे हैं, सबसे पहली बात उन सभी को आपको सबसे पहले तो ध्यान से आपको समझते हुए चलना है। अब हम अंत में आपको बताएंगे कुछ बेसिक बातें, जो ट्रिक होगा आपके न्यूमेरिकल लगाने के लिए। निश्चिंत रहना है, थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले हम ज्ञात क्या करेंगे, हम इसमें ज्ञात करेंगे कि परिपथ में कुल धारा हम ज्ञात करेंगे, विद्युत धारा। तो हम लिखेंगे परिपथ में विद्युत धारा। अब हम क्यों ज्ञात कर रहे हैं, ये सब हम आपको अंत में बताएंगे। विद्युत धारा, हमें कैसे पता कि हमें विद्युत धारा ही पहले ज्ञात करना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अंत में। तो परिपथ में कुल विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है, परंतु हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो है I इक्वल टू ई आर प्लस आर। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे, ठीक है। याद रखेंगे I इक्वल टू ई बटे ई प्लस आर का हम यूज करेंगे। आप कहेंगे सर इसका क्यों यूज कर रहे हैं, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से समझेंगे, वो हम आगे आपको बता देंगे। यहाँ पे I है तो I हमने लिख दिया। E का मान यहाँ पे देखिए फिगर में दिया है 20 वोल्ट, तो हमने 20 लिख दिया। फिर से R, ये R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, और ये क्या है, बाह्य प्रतिरोध है, ठीक है। तो आंतरिक प्रतिरोध ये दिख रहे हैं, अंदर है क्या, 4 और 5, ये आंतरिक प्रतिरोध है। तो 4 और 5, आर के मान के 4 और 5 ये दोनों ओम है, तो 4 प्लस हम 5 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से बीच में प्लस, आर का मान यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 फिर से। अब हम इन सभी को जोड़ लेते हैं, तो आई का विद्युत धारा का जो मान होगा 20 बटे ये 4 5 9 होगा, और 9 1 10 हो जाएगा, तो ये टोटल 10 हो जाएंगे। और ये अगर दोनों कैंसिल होते हैं तो यहाँ से I का जो मान आया वो 2 आएगा, और 2 होता है एम्पियर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, विद्युत धारा का मान ज्ञात कर लिया, जो है 2 एम्पियर। क्यों हमने ज्ञात किया वो डिस्कस करेंगे। देखिए I का मान हमने ज्ञात कर लिया, I का मान हमें ज्ञात कर लिया, तब हम ज्ञात करेंगे जो है विभवांतर का मान, मतलब विभव का मान हम ज्ञात करेंगे। तो विभव का मान हम ज्ञात करेंगे, ए और बी ये 2 बिंदु है, तो 2 बिंदुओं के बीच हम विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लिखते हैं ए व बी के बीच विभव, ए व बी के बीच क्या हम ज्ञात करेंगे, ए व बी के बीच हम विभव का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल वे में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध R इक्वल टू क्या होता है, प्रतिरोध R इक्वल टू V बाई आई होता है। ये बात आपने जानते हैं, प्रतिरोध R इक्वल टू V बाई आई। हमें V का मान ज्ञात करना है, A और B के बीच विभव, तो इस I को हम इधर भेज देंगे, ठीक है। तो V का जो मान आएगा वो R I आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो यही हम फॉर्मूले का यहाँ पे उपयोग करेंगे, जो है V इक्वल टू I इंटू R का, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर विभव का तो फॉर्मूला V इक्वल टू W बाई क्यू भी होता है, ये क्यों नहीं यूज किया। देखिए हम इसलिए यूज नहीं किए हैं क्योंकि इसमें कार्य का कहीं दिया है, जिक्र हुआ है, नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। इस फॉर्मूले का हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध का मान दिया है और फॉर्मूले में भी R का मान आ रहा है। तो ये भी आपको बेसिक चीजें हैं जो कि आपको समझना होगा कि हमें कौन फॉर्मूले का यूज करना है। अब हम मान पुटअप कर लेते हैं थोड़ा सा। तो भी I का मान अभी हमने ज्ञात किया है 2, तो 2 हमने लिख दिया। R के जगह पर हम इन दोनों को रखेंगे ना, आंतरिक प्रतिरोध A और B के बीच हम ज्ञात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच, तो ये दोनों को हम लेंगे, तो 4 प्लस 5 ये हमने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो भी, अब देखिए 2 हो जाएगा और 4 5 9 होता है। तो अगर हम V का मान हम ज्ञात करें तो यहाँ से V का जो मान आया 18 वोल्ट आया, 9 दूना 18। तो यहाँ से हमें V का मान हमने ज्ञात कर लिया 18 वोल्ट।
समझ लिए। तो दो चीजें हमने यहाँ पर अभी ज्ञात कर लिया, ठीक है, भी का भी मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या यहाँ पे कह रहा है, हमें कह रहा है दिए गए परिपथ में दोनों धारिताओं, दोनों संधारित्र, संधारित्र यही ना है, एक ये, तो दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कीजिए। ये दोनों संधारित्र है तो इस पर संचित आवेश की गणना करना है। तो फिर से हम ए और बी के अंदर ही ये दोनों आ रहे हैं, तो ए और बी के बीच हम संचित आवेश की अब गणना कर लेंगे। तो हम लिखेंगे, यहीं पे नीचे ही मैं लिख रहा हूं, ए व बी के बीच संचित धारिता। पहले हम धारिता की गणना करेंगे। ए व बी के बीच संचित धारिता की गणना कर लेते हैं। तो धारिता का फॉर्मूला होता है C=C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ये भी एक फॉर्मूला होता है कि ए और बी के बीच संधारित्रों की संचित धारिता का ये फॉर्मूला होता है। अब हमने धारिता का तो अलग भी फॉर्मूला होता है, बट ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये दो धारिताओं के बीच कह रहा है धारिता ज्ञात करने के लिए, आवेश ज्ञात करने के लिए, इसीलिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हम पुटअप कर लेते हैं C1 का मान यहाँ पे दिया है 4 माइक्रोफैराड, तो 4 हमने लिख दिया। फिर से C2 का हम इसको मान लिए हैं तो 6 लिख देंगे, ठीक है। और C1 का फिर से 4 हो जाएगा, और C2 6 है तो 6 हमने लिख दिया। सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं, तो गुणा है ना, तो यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह देंगे, समझ रहे हैं। अब देखिए C = 6 चौको 24 और 6 4 10 हो जाएगा। यदि हम इन दोनों को काटते हैं तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 दो बार में, और ये तो 40 हो जाएगा, 10 चौको 40, ठीक है, माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2.4 माइक्रोफैरेड ये आया है C का मान, धारिता का मान। तो अब हमने धारिता का भी मान मतलब C का मान ज्ञात कर लिया। जब हमने C का मान, ध्यान से समझेंगे, जब हमने C का मान ज्ञात कर लिया, जब हमने V का मान ज्ञात कर लिया, तब इन दोनों का मान हमने ज्ञात कर लिया कि इस परिपथ में कितना है, तब अब हम ज्ञात कर सकते हैं संधारित्रों की संचित आवेश का मान। तब हम लिखेंगे क्या, संधारित्रों की संचित आवेश, संधारित्रों की संचित आवेश। और संधारित्रों की संचित आवेश का मान क्या होता है, Q = C × V होता है। यही तो होता है संधारित्रों की संचित आवेश का फॉर्मूला। अब Q हमने लिख दिया, C का मान यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2.4 हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए V का मान दिया है 18 वोल्ट, तो ये हम लिख देंगे 18, लिख दिया हमने। अब इसका सिंपल में हम क्या करते हैं, गुणा करा लेंगे, ठीक है। तो आप गुणा करा कर देख लीजिएगा, मैं करेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, 43.2 माइक्रो कूलाम हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि 18 में अगर 2.4 से अगर आप गुणा कराते हैं तो 43.2 माइक्रो कूलाम आएगा। क्योंकि माइक्रो, देखिए यहाँ पे माइक्रो में दिया था संधारित्र, तो यहाँ पे माइक्रो फैराड हमने लिखा है, C का गुणा हुआ है तो इसलिए माइक्रो लग गया है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो माइक्रो कूलाम हम कह दिए, ठीक है। माइक्रो में चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, माइक्रो से केवल कूलाम में लिखना चाहें तो 10⁻⁻6 से आप गुणा करा देंगे, हो जाएगा। बट इतना आपका आंसर हो गया। अब ये बात थी कि सर आपको कैसे पता था कि आप सबसे पहले I का मान आपने ज्ञात किया। देखिए इसका ये रीजन है कि मुझे पता था कि ये क्वेश्चन कह रहा है संधारित्रों की संचित आवेश का मान ज्ञात कीजिए। संधारित्रों की संचित आवेश का मान होता है, ये फॉर्मूला होता है, हमें पता था। और देखिए जब तक हमें C और V का मान न पता चल जाए तब तक हम ज्ञात नहीं कर सकते। और C का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है, अब फिर से V का मान इसमें दिया ही नहीं हुआ है, तो हमें सबसे पहले तो 2 ये संधारित्र हैं, तो कुल हमें संधारित्र का मान ज्ञात करना था, ठीक है, मतलब कुल धारिता का मान ज्ञात करना था, ठीक है। उसके बाद V का मान ज्ञात करना था।
तो भी का फॉर्मूला, सबसे पहले अगर भी पर हम बात करें तो भी का फॉर्मूला हमें पता था, भी इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो आई हम जब तक न ज्ञात करें तब तक हमें क्या होगा, आई का मान और आर का मान नहीं रखेंगे तब तक भी का मान नहीं ज्ञात होगा। तो आर का तो मान यहाँ पे दिया हुआ है, परंतु आई का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज करके आई का मान ज्ञात किया, उसके बाद आई का पुटअप किया है, तभी जाकर तो भी का मिल रहा है ना। तो भी का मान हमने ज्ञात कर लिया, उसके बाद फिर से ए और बी के बीच संचित धारिता का मान हमने ज्ञात किया है इस फॉर्मूले से। तो जब भी और सी का मान ज्ञात हो गया तब इन दोनों को हमने पुटअप कर दिया तो हमें आंसर मिल गया। तो ये सब है कि थोड़ा सा डीप में इसमें जाकर गहराई में समझना होता है कि किस चीज़ का मान हमें ज्ञात कर रहा है और कौन कौन चीज़ों का मान दिया है। ऐसे तो बहुत चीज़ों का बहुत तरीके से फॉर्मूला कर सकते हैं और बहुत से फॉर्मूले हैं भी, बहुत से भौतिक राशियों का अलग अलग फॉर्मूला है, बट कहाँ पे कौन से फॉर्मूले का यूज़ करना है यही तो आपको समझना है ना। यही तो, इसी का तो काम न्यूमेरिकल है। इसलिए तो अधिकतर स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि कौन फॉर्मूले का कहाँ यूज़ करना है, और यही तो आपको सीखना है। इसलिए तो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं ना। तो मैं यही कहूँगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होने वाला। प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा। हम अंत में आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन भी देंगे, निश्चिंत रहना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम जो क्वेश्चन है 5 नंबर वाले उनको हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं हमारा 12वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया है जो है 12वां हमारा एक न्यूमेरिकल है। देखिए ये न्यूमेरिकल आपके 4 नंबर में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से आप समझेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया है, कहा गया है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे कहा गया कि ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, तो इस चित्र में जो प्रदर्शित संधारित्र है उसकी संचित ऊर्जा हमें ज्ञात करना है। तो कुल मिलाकर बस इसमें ये बता दिया कि संधारित्रों की संचित ऊर्जा ज्ञात करना है, और इस फिगर को हमें देखकर अब समझिएगा। सबसे पहली बात तो फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पे धारा आई है जो बह रही है, और धारा आई का मान 2 एम्पियर दिया हुआ है। यहाँ पे 2 ओम दिया है, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 5 ओम। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। तो ये तीनों प्रतिरोध का मान दिया है, ये धारा का मान दिया है, और ये धारिता है जो है 2 माइक्रोफैराडे, मतलब सी का मान दिया हुआ है। इतना मान दिया है। हमसे कह रहे हैं कि संधारित्रों की संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला तो हमारा ये होता है कि संधारित्रों की संचित ऊर्जा हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हालांकि अभी हमने कुछ देर पहले ही हमने ये टॉपिक ऐसा ही कराया था, तो संधारित्रों की संचित ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता होगा। संधारित्र की संचित ऊर्जा, संधारित्र की संचित ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं। U इक्वल टू हाफ CV² होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा संधारित्रों की संचित ऊर्जा का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप तैयार कर लेंगे। तो U इक्वल टू हाफ CV² होता है। अब देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको C पता हो तो C का तो हमें पता है 2 माइक्रोफैराड है। अब हमें V का मान पता हो तो V का इसमें मान दिया है, विभव का मान तो कहीं दिया नहीं है। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि V का मान हमें ज्ञात करना। V ज्ञात हो जाएगा तो मान पुटअप करेंगे, U का मान निकल जाएगा, सिंपल सा है। तो अब हमें ये सोचना है कि यहाँ पे प्रतिरोध दिया है, यहाँ पे धारा दिया है, यहाँ पे संधारित्र मतलब धारिता का मान दिया है। तो हम विभव कैसे निकालेंगे, V का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है, उसको हम थोड़ा सा आगे बताते हैं। देखिए ये प्रतिरोध है R, ये भी है, ये भी है, तो ये तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित है। किसमें है? श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो हम लिखते हैं कि हम लिखेंगे प्रतिरोध 2 ओम, फिर से 3 ओम व 5 ओम श्रेणी क्रम में क्या है? संयोजित है। अब जब ये तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित है तो प्रतिरोध R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा?
अब हम तीनों को जोड़ लेंगे तो श्रेणी क्रम में तीनों जुड़ जाता है, तो 2 3 और 5, तो 2 3 प्लस 5, तो ये तीनों कितना हो जाएगा, आर का जो मान आएगा प्रतिरोध का, कुल प्रतिरोध का मान आएगा वो 3 2 5 2 5 5 10 हो जाएगा। तो प्रतिरोध का यहाँ पे हमारा मान आया जो है 10 क्या होता है ओम। ये हमारा प्रतिरोध हमने निकाल लिया। समझिएगा, सबसे पहले हमने प्रतिरोध का भी मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब हमारा सिंपल सा यही काम होता है कि देखिए प्रतिरोध का मान हमने ज्ञात कर लिया, तो इसी से तो हम भी का मान ज्ञात करेंगे। क्यों हमने प्रतिरोध का मान ज्ञात किया, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, चूंकि हम जानते हैं, ऐसा हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भी इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू आई, ये बात हम जानते हैं। भी इक्वल टू आर बाई आई होता है, मतलब हम जानते का हम फॉर्मूला जानते हैं, आर इक्वल टू क्या होता है, भी बाई आई होता है। ये प्रतिरोध का हम फॉर्मूला जानते हैं, हमें भी का ही तो मान ज्ञात करना है ना, तो इस आई को इधर अगर भेज देते हैं तो आर इंटू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू भी हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज किए हैं, भी इक्वल टू आर इंटू आई। समझिएगा, तो हमने आर क्यों ज्ञात किया, आर का मान इसलिए ज्ञात किया क्योंकि विभव के लिए आर का मान हमें ज्ञात होना चाहिए, इसलिए हमने आर का मान ज्ञात किया है। तो एक एक बात को कंफर्म आप करते चलेंगे। अब थोड़ा सा समझिएगा, अगर हम इसका मान निकाल लें तो यहीं पे हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए भी, आर का मान हम जानते हैं 10 है, तो 10 हमने रख दिया। और उसके बाद आई का मान 2 है, तो 2 हमने रख दिए, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें भी का भी मान हमने ज्ञात कर लिया, जो कितना है, 20 वोल्ट है। तो जब हमें अब हमें क्या क्या हमने ज्ञात कर लिया, तो देखिए हमने भी का मान ज्ञात कर लिया, भी का ज्ञात कर लिया, सी का मान हमें पता ही है 2 माइक्रोफैरेड है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, चूंकि प्रश्नानुसार धारिता सी का मान कितना दिया है, 2 माइक्रोफैरेड दिया है। ठीक है, अब माइक्रोफैरेड को फैराडे में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 फैराडे हो जाएगा। धारिता का मात्रक फैराडे होता है, तो हमने चेंज कर दिया फैराडे में। अब हम C के मान को, और देखिए यहाँ पे हमने C का मान ज्ञात कर लिया, यहाँ पे V का मान। अब सिंपल में इन दोनों मानों को यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, और इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3। तो हम लिख देते हैं समीकरण 2 3 का मान फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, अब हम रख कर देख लेते हैं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, u इक्वल टू हाफ CV², ये हमने लिख दिया। अब देखिए u का मान, अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, u हमने लिख दिया, हाफ लिख दिया। उसके बाद c का मान हम कहां से रखते हैं, c का मान 2 × 10⁻⁻6 हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद भी की जगह पर 20 है, तो 20 का स्क्वायर हम कर देंगे, क्योंकि भी स्क्वायर है तो 20 का हमने स्क्वायर कर दिया। समझिए, समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से यहाँ पे समझने वाली बात ये है, देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, यहाँ पे हमारा केवल बचा 10⁻⁻6 बचा, यही तो बचा। और उसके बाद अब यहाँ पे ये 20 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 20 × 20, यही तो है 20 का स्क्वायर का मतलब। अब हम चाहें, थोड़ा सा आप ध्यान से यहाँ पे डीप में समझना है, ये 10⁻⁻6 हमने लिख दिया। अब 20 को चाहें तो 2 × 10 लिख सकते हैं, इस 20 को 2 × 10 लिख सकते हैं, 10 दूना 20, वही बात है। और फिर से इस 20 को भी 2 × 10 लिख सकते हैं, 10 दूना 20 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हो उसके पावर में 1 होता है, तो 10 के पावर में भी यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। अब समझिएगा, इस 2 का इस 2 के साथ गुणा करा लेते हैं, तो 2 दूना 4, ठीक है, तो ये 2 गुणा हो गया, तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 आ गया कि नहीं। और उसके बाद ये 10⁻⁻6 है, ये हमने लिख दिया।
अब ये देखिए 10 10 दोनों हर समान है तो घातों को जोड़ लेंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे तो 10⁻² हो जाएगा, हो ही जाएगा। अब कोई नहीं, अब हम क्या कर लेंगे, अब देखिए ये प्लस में 2 है और ये -6 है तो -6 में से 2 गया तो कितना आएगा, -4 आएगा। तो 4 × 10⁻⁻4 ये हमने लिख दिया। और ये किस में आएगा, जूल में आएगा, क्योंकि संधारित्रों की ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो देख रहे हैं आपको आंसर कैसे आया है। तो सी भी के मान ज्ञात करने के लिए, मतलब भी का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध का मान ज्ञात किया, उसके बाद मान हमने इसमें पुटअप किया है, तब हमें भी का मान ज्ञात हुआ है। सी के मान को हमने केवल यहाँ पे माइक्रोफैराडे को फैराडे में चेंज किया है और इन दोनों के मान को यहाँ पे पुटअप किया है तो हमारा मिल गया है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ बातें हैं जो आपको जान लेना चाहिए। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में ये न्यूमेरिकल पूछा गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। इससे पहले मैं यही कहूँगा कि देखिए आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा, सपोर्ट करने के लिए आप केवल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे खास बात यह है कि जितने भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके कोचिंग में जाते हैं, आप पढ़ते हैं, आप स्कूल में जाते हैं तो पढ़ते हैं, तो उन सभी दोस्तों से, जो आपके मित्र हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उन सभी से इस चैनल के बारे में बताइए। उनसे कहिए कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई कीजिए, जाइए आप ही यूट्यूब पर सर्च करिए और यहाँ से पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं। यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम है उसके संबंधित में सभी टॉपिक कराए जा रहे हैं, सीक्वेंस में हम लेकर चल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, उनसे कहिए कि आप पढ़ाई कीजिए। और सबसे खास बात कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इसका PDF नोट्स भी हमें दे दीजिए, तो मैंने कब मना किया है, मैंने तो कहा ही है व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए तो बनाया गया है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहीं पर आपको इन सभी चैप्टरों का PDF नोट्स वन शॉट, जो भी हम वीडियो बना रहे हैं इनका सभी का PDF नोट्स वहीं पे मिलेगा। 1-2 दिन डिले हो सकता है पर वहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आप ज्वाइन रहेंगे, आपको सभी का यहाँ पे PDF नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम को खासकर ज्वाइन कर ले तो और भी अच्छा है। वहाँ पे एक सीक्वेंस में आपको मिलेंगे, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है बट आप समझ सकते हैं, दोनों में ज्वाइन हो जाइएगा, जहां पर बेटर तरीके से मिले वहां से आप पढ़ाई कर लीजिएगा, समझ गए। तो नोट्स आपके लिए फ्री में वहां पे मिल जाएंगे। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कहिए इस चैनल से पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम एक और बेहतरीन न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं 5 नंबर वाले अपने प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पे हमने एक प्रश्न को ले लिया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे गए हैं और 2023 के ही, मतलब प्रीवियस ईयर, मतलब अगले साल जो पीछे बीत गया है एग्जाम, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2023 में जो पूछा गया है उस टाइप के क्वेश्चन तो हमें रिवीजन करना ही है, ठीक है। तो ध्यान से आप समझेंगे इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। सबसे पहली बात कहा गया कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। मतलब कहा गया कि धारिता का आपको परिभाषा देना है। धारिता का तो हमने परिभाषा आपको बताया है, क्या बताया है, अरे सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा धारिता पर ही था ना, तो हमने यही आपको बताया था। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार और सुन लीजिए। हमने यही बताया था कि किसी चालक की धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में 1 वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो हमने ये आपको बहुत बार बताया है पीछे, तो या तो होगा ही आपको, ठीक है। नोट्स में भी हमने बनवाया था, तो इतना तो मैंने एक बार बोल दिया, आपको शायद याद आ गया होगा। नहीं याद आया है तो आप याद कर लीजिएगा थोड़ा सा समझकर, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद दूसरा इसमें ऐड कर दिया है क्वेश्चन, दर्शाई गई चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। तो ये आपसे कह दिया, मतलब कह रहा है कि परिपथ जो है, ये जो परिपथ है, तो परिपथ के प्रत्येक संधारित्र, तो परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे संधारित्र कौन कौन सा है, संधारित्र का है या धारिता का है, दोनों को हम एक समान ही लेके चलेंगे क्वेश्चन में। तो धारिता यहाँ पे क्या है, यही तो संधारित्र है ना, यही तो संधारित्र है, 2 समांतर प्लेट संधारित्र है। तो संधारित्र की धारिता क्या है, यहाँ पे 6 माइक्रोफैरेड है, फिर से 3 माइक्रोफैरेड है, 12 माइक्रोफैरेड, फिर से 4 माइक्रोफैरेड है। तो कह रहा है ना कि इन प्रत्येक संधारित्रों पर
कितना आवेश है ये आपको गणना करना है। तो हमें आवेश की ही तो गणना करना है ना, प्रत्येक संधारित्र की आवेश का गणना कीजिए, मतलब प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है ये हमें गणना करना है। ये हमें संधारित्र का मान, धारिता का मान दे दिया है, बीच में हमें ओम का मान दे दिया है, मतलब प्रतिरोध का मान हमें दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें 20 वोल्ट, मतलब यहाँ पे हमें भी का मान दे दिया है। ठीक है, इतना हमें मान दिया हुआ है। तो चलिए हम एक एक करके ज्ञात करते हैं, निकालते हैं। तो ध्यान से आप समझेंगे, सबसे पहले मैं हल कर रहा हूं, आप एक एक चीजों को जो हम करा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। अंत में हम बताएंगे क्यों हमने ऐसा ऐसा किया है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे अगर हम सपोर्टेड इसके ऊपर हम देखें तो दो धारिता हैं, ये वाला और ये वाला। तो अगर देखें तो ये 12 माइक्रोफैरेड है और ये 3 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, ये 6 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड। तो अगर हम इन तीनों को ले चलें, ये दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे धारिता 6 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में क्या है, संयोजित हैं। इसी प्रकार आपको लिखना भी है, संयोजित हैं। ठीक है, अब जब श्रेणी क्रम में ये दोनों संयोजित हैं तो श्रेणी क्रम का हम फॉर्मूला जानते हैं कि 1/C1 इक्वल टू क्या होता है, 1/, अब इसके जगह पर हम पहले धारिता को ले लेते हैं जो है C, तो 6 हमने ले लिया, फिर से 1/, और फिर से इस वाले को ले लेंगे तो 3 हमने ले लिया, समझिएगा। उसके बाद 1/C1 इक्वल टू, ये देखिए रात हो गया है ना तो थोड़ा सा कीड़े तो उड़ेंगे ही। ठीक है, तो ये अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो 6 हो गया, तो 6 एकम में 6, तो ये 1 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 एकम में 2, तो 2 हो जाएगा। इतना बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए। तो 3/6 हो गया और 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं 3 एकम में 3 और 3 दूना 6। ठीक है, तो अगर हम इनको उलाट देते हैं तो C1 इक्वल टू, तो इसको भी हम उलाट देंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम ऐड कर लिए हैं तो यहाँ पे हमें जो धारिता का मान मिला है वो हमें क्या मिलेगा, 2 मिला है, तो 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। 2 माइक्रोफैरेड हमें ये मिला है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये ज्ञात कर लिए। उसके बाद अब हम इन दोनों का भी, ये दोनों भी हम देख रहे हैं कि ये दोनों भी श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो हम इनका भी ज्ञात करेंगे। तो हम लिखते हैं यहीं पर, क्या लिखेंगे, धारिता 12 माइक्रोफैरेड व 4 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो इसका भी फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो 1/C2 हम इसको मान लेते हैं। इन दोनों के लिए हम C2 मान रहे हैं, तो 1/C2 इक्वल टू 1/, अब इसको लिखेंगे 12 और फिर से 1/, फिर से नीचे 4 लिख देंगे। ठीक है, 1/C2 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसे ही ना फॉर्मूला होता है। तो ये तो बात आपको पता होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, नीचे तो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो एक लाइन में लिख दे रहा हूँ। चलिए मैं इधर ही कर दे रहा हूँ, पता नहीं दिखाई देगा तो दिक्कत हो जाएगा, दिखाई तो देना चाहिए। 1/C2 मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। 1/C2 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेते हैं तो 12 हो जाएगा, 12 एकम में 12, 1 एकम में 1 हो जाएगा, 4 3 12, 3 एकम में 3, तो ये हो जाएगा। अगर हम इसको हल करें तो 1/C2 इक्वल टू ये 4/12 हो जाएगा, 4 और 12 हो जाएगा, तो 4 3 12, 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा मतलब। तो अब हम समझिए 1/C2 है, इसको अगर हम जस्ट उलाटते हैं तो इसको भी हम उलाट देंगे तो ये 3 हो जाएगा। मतलब C2 का जो मान आया, C2 का मान आया 3 माइक्रोफैरेड आया। ठीक है, तो ये 3 माइक्रोफैरेड हमने लिख लिया। तो ध्यान से समझेंगे, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें एक धारिता मिला जो है C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड, और इन दोनों को ऐड किया तो हमें मिल गया क्या, C2 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड।
जब इन दोनों को हमने ज्ञात कर लिया तब हम जानेंगे, तब यहाँ पे क्या है ना, प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। तो अब हम इन संधारित्र के लिए C1 संधारित्र के लिए हम ज्ञात करेंगे, तो इसका मतलब इन दोनों के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे C1 धारिता के लिए आवेश, C1 धारिता के लिए आवेश। तो यदि हम C1 धारिता के लिए आवेश ज्ञात करते हैं तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ये फॉर्मूला, आप थोड़ा सा मैं बीच में लिख दे रहा हूँ। C हम क्या जानते हैं, C/Q/V होता है। हमें किसका मान चाहिए, आवेश का मान चाहिए ना, तो इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। V इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो Q का मान क्या आ जाएगा, C भी आएगा कि नहीं। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम लिखते हैं Q1 हम लिख देंगे, C1 के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं तो Q1 हमने लिख दिया, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो Q1 हमने क्या लिख दिया, C1V हमने लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, ये Q1 और C1 के जगह पर C1 का मान 2 हमने लिखा है तो 2 हमने लिख दिया, ठीक है। अब V का मान ध्यान से समझेंगे, V का मान तो यहाँ पे दिया है ना 20 वोल्ट, तो हम 20 रख देंगे। तो हम जान गए कि 20 दूना 40 होता है। इसका मतलब यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे Q का जो मान आया वो 40 माइक्रो कूलाम आया है। तो ये 40 माइक्रो कूलाम आया है। तो इस बात को आपको याद रखना है। अभी मैं अंत में एक चीज में लिखूंगा, ध्यान समझेंगे। ये 40 माइक्रो कूलाम आया है, ये किसका आया है? देखिए, हमसे कहा गया था कि प्रत्येक संधारित्रों का आवेश ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रत्येक संधारित्र का कहा गया है। हम जानते हैं कि C1 हमने किसका निकाला है, C1 मतलब कि हमने इन्हीं दोनों का निकाला है, इन दोनों को ऐड किया है तो C1 का मान आया है। तो इसका इन दोनों पर जो आवेश का मान है वो 40 माइक्रोफैरेड है। मतलब इस पर भी 40 माइक्रो कूलाम आवेश है, इस पर भी 40 माइक्रो कूलाम आवेश है। तो दो हमने ज्ञात कर लिया, अब इन्हीं दोनों का ना बचा हुआ है, तब इन दोनों का भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इन दोनों की ज्ञात करेंगे हम किसे, C2 से। इन दोनों को हमने ऐड किया है तो C2 मान आया है, तो C2 पर तब हम लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूं, थोड़ा सा मैं नीचे ही लिखता हूं। हम लिखते हैं यहाँ पे C2 धारिता पर आवेश, C2 धारिता पर आवेश। अब इसकी हम गणना करते हैं तो C2 के लिए हम क्या करेंगे, मतलब C2 के लिए हम Q2 लिखेंगे। तो Q2 C2 भी हम लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, Q2 और C2 का मान हम जानते हैं 3 है, तो 3 माइक्रोफैरेड के लिए 3 हमने लिख दिया। अब भी का मान अगर देखें तो 20 वोल्ट है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 20 दिया 60 हो जाएगा, तो Q2 ये 60 हो जाएगा। और देखिए ये C का मान किस में था, माइक्रोफैरेड में था, तो माइक्रो हमने लिख दिया, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो C हमने लगा दिया, तो 60 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। तो ये भी हमें मान मिल गया। अब देखिए C2 के लिए हमने आवेश ज्ञात कर लिया जो है 60 माइक्रो कूलाम। इसका मतलब C2 कौन का, इन दोनों का लिए ना हम C2 निकाले हैं मान, तो इस पर कितना आवेश हो जाएगा, मतलब 12 माइक्रोफैरेड पर जो आवेश होगा वो भी 60 माइक्रोफैरेड होगा, और 40 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड जो धारिता है इस पर भी जो आवेश होगा वो भी 60 माइक्रोफैरेड होगा। तो हम नीचे एक बात लिख सकते हैं, मैं नीचे एक बात लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नीचे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हम लिख सकते हैं कि धारिता, हम लिख सकते हैं संधारित्र, ये बात आप लिख लेंगे नीचे, संधारित्र 6 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड पर कितना, इन दोनों पर जो आवेश है वो कितना आया, 40 माइक्रोफैरेड है, पर 40 माइक्रो कूलाम आवेश है, तथा 12 माइक्रो कूलाम 12 माइक्रोफैरेड व 4 माइक्रोफैरेड पर कितना, 60 माइक्रो कूलाम आवेश है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, या आप मैं यहीं पे समझा दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा
संधारित्र 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड पर आवेश 40 माइक्रोकुलाम है और 12 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड पर आवेश 60 माइक्रोकुलाम आवेश है। समझ गए? तो ये बात आप नीचे लिख लेंगे। हमसे कहा गया था कि प्रत्येक संधारित्रों के लिए आवेश ज्ञात कीजिए, तो हमने कर दिया। तो मैं आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। देखिए डेरिवे जो ये होता है न्यूमेरिकल, आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा बार बार प्रैक्टिस कीजिए और भी जितने भी आपके बुक में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी को तैयार कीजिए। अदरवाइज इतना भी यदि आप तैयार करते हैं तो बहुत है, बट मैं चाहता हूँ ना कि एक भी क्वेश्चन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में ना छूटे। इसलिए मैं कहूँगा कि मतलब लगा दीजिए अपना पूरा जोर और दबा कर मेहनत कीजिए, ठीक है। बहुत मेहनत कीजिए यार, पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के समय में पढ़ाई करते हैं हम, तो मेहनत कीजिए, दबाकर अच्छे से मेहनत कीजिए। मैं खासकर यही कहूँगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये तो मेरा कहना भी काम है, तो आप समझ सकते हैं। तो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। खासकर मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री की वीडियो आए या आगे के चैप्टर की वीडियो आए, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पे जो कमेंट सेक्शन है उस पर कमेंट कीजिएगा कि आगे आपको फिजिक्स का चाहिए या फिर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का चाहिए। जैसे आप कहेंगे वैसे हम कराएंगे। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट हम देखते हैं तो अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ आपके लिए मुझे पढ़ाना है, चाहे कोई भी काम हो मैं उसको छोड़कर आपके लिए पढ़ाता हूँ। तो कमेंट करेंगे तो मुझे भी हौसला मिलेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।